जैसे ही हत्यारा बेनकाब होता है, 1001 हॉल की ट्रेनिंग ग्राउंड पर हड़कंप मच जाता है। इंस्ट्रक्टर्स ऐसे झपटते हैं जैसे किसी शादी में गुस्साए चाचा लड़ाई में कूद पड़े हों। इंस्ट्रक्टर जांग तुरंत कमान संभालते हैं और सभी को पीछे हटने का आदेश देते हैं। जीन वहीं स्तब्ध खड़ा रह जाता है, बार बार आंखें झपकाते हुए। उसे कुछ समझ नहीं आता। ये हो क्या रहा है? ये लोग बस उसे घेर क्यों रहे हैं, जैसे कोई ग्रुप हक देने वाले हों। उसे सब कुछ अजीब लगता है, कुछ गड़बड़ है। थोड़ी दूरी पर खड़े 1001 हॉल के मुखिया बेहद ठंडे अंदाज में हत्यारे की ओर इशारा करते हैं। जीन की तरफ एक नजरों का इशारा करते हैं जो साफ साफ कहता है, अब तू देख ले भाई। जीन बड़बड़ाता है मन ही मन, फिर से सारा झमेला मुझ पर ही डाल रहा है ये बूढ़ा। और फिर उस बूढ़े ने सबके सामने औपचारिक ऐलान कर ही दिया, इस हत्यारे से निपटने की जिम्मेदारी अब से जीन योंग की होगी। ये सुनते ही उसका सहायक तो सांस ही रोक लेता है, हकलाते हुए पूछता है, आप सच में उसे ये करने देने वाले हैं? मुखिया मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाता है, तुम भूल गए, एक बार इस लड़के ने ट्रेनिंग वॉल को ऐसे ही कैजुअली तोड़ डाला था। यही मौका है देखने का कि क्या जेनेक्लैन से सच में कोई असली राक्षस पैदा हुआ है या नहीं। सहायक घबराकर कहता है, अगर ये लड़का मारा गया तो हम सबको एजर किंग के सामने घसीटा जाएगा, और वो भी तब तक जब तक हमारे कटे हुए सिर पलकें झपकाते रहेंगे। मुखिया को खतरे से ज्यादा इस तमाशे में दिलचस्पी दिख रही है। इस पर जीन एक बिल्कुल तर्कसंगत सवाल उठाता है, मान लो हम इसे पूछ भी ले कि इसे किसने भेजा, क्या ये जवाब देगा? डॉसिल, जो अब फाइटिंग पोज में आ चुका है, शांत स्वर में जवाब देता है, बिल्कुल नहीं देगा। जीन की आंखें संकरी हो जाती हैं। हवा में कुछ जाना पहचाना सा गंध है, वही गंध जो दिल के आसपास महसूस होती है जब वो काम पर होता है। एक ऐसी गंध जो चीख चीख कर कहती है, फर्स्ट क्लास असैसिन। ऐसा बंदा किसी छोटे मोटे ब्रांच में तो नहीं डाला जाएगा, ये तो असली खिलाड़ी है। जीन धीरे से सांस छोड़ता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारी पहली बार है जब तुमने खुद को सबके सामने दिखाया है डॉसिल? और फिर एक ही स्मूथ मूवमेंट में जीन अपनी तलवार को डार्क माना से ढक देता है। अचानक फैली शक्ति की लहरें पूरे मैदान में झटके की तरह गूंज उठती हैं। डॉसिल और अकादमी मुखिया दोनों के चेहरे एक पल को सख्त हो जाते हैं। ये तलवार ऊर्जा है। सहायक हैरानी से उसका तेजी और स्पष्टता देखता है और फुसफुसाता है, क्या जीन की उम्र का कोई और भी है जो ये कर सकता है? कोई पीछे से जवाब देता है, हाँ एक है, वो युवा संप्रदाय प्रमुख। सहायक ऐसे देखता है जैसे यादों की कोई ईंट उसके चेहरे पर आकर लगी हो। सही कहा, जीन उससे संपर्क में था। मुखिया इसकी पुष्टि करता है और उसका सहायक बड़बड़ाता है, 6 में से ज्यादातर कबीले तो पहले ही असफल हो चुके हैं, लेकिन अगर ये दोनों साथ आ गए तो शायद इतिहास का सबसे ताकतवर जोड़ा बन जाए। मुखिया हमेशा की तरह रहस्यमय मुस्कान के साथ बस इतना कहता है, कौन जाने। अचानक एक घातक वार के साथ छपटता है। जीन सहजता से नीचे झुककर बचता है और फिर चपलता से वार टाल देता है। मन ही मन वह उस चाल को पहचानता है, ये तो 10 फैंग डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट की छठी फॉर्म है। जवाबी हमला करते हुए जीन लिमिटलेस डीमन रेल्म की ताकत से हमला करता है। पीछे लड़खड़ाता है और दूरी बनाता है। तभी जीन कॉनली सवाल पूछता है, तू अब तक लड़ क्यों रहा है? डॉसिल कुछ पल के लिए चुपचाप घूरता है, मानो जवाब ढूंढ रहा हो। जीन खुद ही बोलता है, मैंने एक बार किसी से पूछा था, अगर कोई फर्स्ट रेट असैसिन मिशन में फेल हो जाए तो फिर वो क्या करेगा? उसका जवाब अब तक उसके दिमाग में गूंजता है, फर्स्ट रेट असैसिन? अगर वो वहीं टिका रहे तो उसे बेवकूफ और कोई नहीं होगा। उसे तो या तो भाग जाना चाहिए या जहर खाकर अपनी जान ले लेनी चाहिए, और ये यहां कर क्या रहा है? फिर बोलता है जीन। मन ही मन सोचता है, अगर वो सीधे मुकाबले की जिद करें तो? उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। गुचियल का जवाब गूंजता है, अगर वो सीधे लड़ाई का चुनाव करते हैं तो इसका मतलब है कि हत्यारा कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। शायद वो आत्महत्या के लिए बम उठाने की योजना बना रहा है, या फिर कोई और छुपा हुआ साथी है जो हमला करने के लिए इंतजार कर रहा है। अब जीन अपना तलवार फिर से पूरी ताकत से घुमाता है, इस बार पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण। ऊर्जा हवा को चीरती हुई बेक्सांग के पास से चपकती हुई जाती है और एक छुपे हुए लक्ष्य पर साफ साफ लगती है। बेक्सांग और इंस्ट्रक्टर जांग घबराए हुए पलटते हैं। एक और जासूस था जो साफ साफ सामने था, लेकिन सभी से छिपा हुआ था। कोई शोर मचाता है, वो भी ग्रुप 6 से है। इंस्ट्रक्टर तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। ग्रुप 6 के सभी लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं ताकि अगर और जासूस छुपे हुए हों तो उनका पता चल सके। अब पैनिक फैलने लगता है। एक व्यक्ति चीखते हुए कहता है, वो हमारे साथ नहीं है, सुनिए तो सही। जीन न तो हिलता है, न ही उसकी आंखों में कोई घबराहट दिखती है। वह धीरे से अपना तलवार उठाता है और ठंडे लहजे में पूछता है, अब डॉसिल तू क्या करेगा? अगर तुम चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। तभी एक कहानीकार जैसी आवाज गूंजती है। एक हत्यारे के लिए लक्ष्य को मारने के बाद सबसे पवित्र नियम होता है गोपनीयता।
इसलिए उन्हें जहर पिलाया जाता है, दिमाग से प्रोग्राम किया जाता है कि वो कभी कुछ न बोले। डॉसिल के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। जीन उसे शांति से मगर गहरी नजरों से देखता है। उस समय सक्रिय हो जाता है जब शरीर निराशा या हार के भाव में आता है। डॉसिल के होंठों से खून रिसने लगता है। वो बड़बड़ाता है, मेरा नाम डोजोल। फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है, निशब्द, निष्क्रिय, मृत। जीन अपनी नजरें झुकाता है और शांत स्वर में कहता है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बाद में अकादमी प्रमुख के कार्यालय में वो बूढ़ा आदमी जीन का गर्मजोशी से स्वागत करता है और बैठने को कहता है। हंसते हुए कहता है, चोनिल अकादमी अब तेरी बहुत बड़ी एहसानमंद है। जीन हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ बेरुखी से पूछता है, तो क्या आपने मेरी स्किल्स को अच्छे से देखा? मुखिया हंस पड़ता है, उसकी आंखों में ईमानदारी से भावनाएं हैं। एक नया ड्रैगन जन्म लेते देखना मेरी आंखों में आंसू ले आया। जीन बिना भाव बदले अपनी आस्तीन से एक लिफाफा निकालता है। वैसे भी मैं यहाँ अपना त्यागपत्र देने आया हूँ। मुखिया हबक्का रह जाता है, क्या बकवास है ये? वो जीन की कलाई पकड़ लेता है, इससे पहले कि लिफाफा उसे सौंपा जाए। मुखिया गंभीरता से कहता है, मैं तुझे यहाँ त्यागपत्र के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इनाम देने के लिए बुलाया है। और ठीक उसी वक्त जीन वहां पहुंचा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुखिया कहता है, तेरे पिता को पहले ही सब पता है, अब तू मेरे साथ चल, सब खुद समझ जाएगा जब तू उसे देखेगा। वो दोनों जंगल के रास्ते पर चलने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और चारों ओर रहस्य सा छा जाता है। मुखिया समझाता है, चोनिल अकादमी का मुख्य विभाग सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक परीक्षण है, एक घातक परीक्षा। यहाँ पास होने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। वो एक छुपे हुए द्वार के सामने रुकता है। वो बताता है, इस जगह के बारे में जीन सहित 10 से भी कम लोग जानते हैं। ये अकादमी का एक सबसे बड़ा रहस्य है। जीन सामने देखता है, उसकी आंखों में हैरानी है। ये तो अविश्वसनीय है। अंदर प्रवेश करते ही मुखिया बताता है, अकादमी मास्टर की पोस्ट बाहर से तो आरामदायक लगती है, लेकिन इसे वही संभाल सकता है जिसने मार्शल आर्ट्स की अंतिम सीमा को छू लिया हो। जीन सिर हिलाता है, क्योंकि ये जगह बचानी होती है ना? बिल्कुल, मुखिया मुस्कुराता है। फिर अचानक बिना संदर्भ के वो एक सवाल पूछता है, वो तलवार कला तुझे किसने सिखाई? जीन चौंक जाता है, अभी ये कहां से आ गया? वो सोचता है, उसे ये क्यों जानना है? मुखिया जोर देकर कहता है, कृपया जवाब दिया जरूरी है। जीन जवाब देता है, वो हमारी क्लैन की गुप्त स्क्रॉल्स में दर्ज थी। मुखिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो स्क्रॉल्स तो जीन क्लैन की थीं, माँ क्लैन की नहीं। जीन थोड़ा सिर झुकाकर कहता है, माँ क्लैन? दिलचस्प। मुखिया बड़बड़ाता है, अगर माँ क्लैन को पता चल जाए तो वो उस तलवार कला को जला डालेंगे, लेकिन लगता है वो कला अब अपने ही सही उत्तराधिकारी के पास पहुंच चुकी है। जीन मन ही मन सोचता है, ये बूढ़ा आखिर बड़बड़ा क्या रहा है? और फिर मुखिया आखिरकार सच्चाई बोल देता है, क्योंकि वो तलवार कला खासतौर पर स्वर्गीय राक्षस हेवनली डीमन को मारने के लिए बनाई गई थी।